हेलो स्टूडेंट, दिस इज पंकज परिहार और हम लोग अपने नीट के सिलेबस को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, बट अब सारे के सारे टेक्निकल इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं और हम लोग आज से फिर अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम नीट का बायोलॉजी वाला पोर्शन देख रहे थे और नीट के बायोलॉजी वाले पोर्शन में हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस यहाँ पे आने वाला है। 11th का सिलेबस लगभग 40 to 45% अप्रॉक्स एग्जाम में रहने वाला है, तो हम पहले 11th के सिलेबस को डील करने वाले हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो बच्चे अभी 12th को करके गए हैं तो 12th का सारा सिलेबस तो उन्होंने पढ़ा होगा, पर लास्ट मंथ में 11th वाला जो पोर्शन जो आप पिछले साल छोड़ आए थे या आप भूल गए होंगे, उसको हम यहाँ पर डील कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हम लोग जो है उसको NCERT के वर्ड टू वर्ड पढ़ते हुए चलेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमको यहाँ पर छोड़ना है। तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली एग्जाम में फायदा देने वाला है। हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 1 को लाइव क्लास में देख चुके थे और चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब हम इसके पार्ट 2 पे आ रहे हैं। हम लोग जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देख रहे थे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आज सेकंड वाले पार्ट को हम देखने वाले हैं। एक इंट्रोडक्शन के साथ इसको शुरू करते हैं। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात कर लें हम। जैसे कि हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पहले बात की थी, तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर होंगे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक बेसिक सा डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसका मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल वाली होती है या प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। मोनेरा के जो भी मेंबर थे उनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। जबकि हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो यहाँ के जो मेंबर होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर होंगे उनमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। इनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। यहीं से जो है वो हम इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। तो किंगडम प्रोटिस्टा की हम बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर ले, बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ले हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं मोस्टली जो है वो एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली इसलिए वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रोटिस्ट हमको सॉइल में भी देखने को मिलते हैं, कुछ पैरासाइटिक प्रोटिस्ट भी देखने को मिलते हैं, है ना। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ज़्यादातर मेंबर एक्वेटिक होने वाले हैं इसके, बट कुछ मेंबर सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे, कुछ पैरासाइटिक भी होंगे। इसके बाद जो है वो बात कर लेते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक लिंक है, वो प्लांट्स, एनिमल और फंजाई के बीच में हम इसको जो है वो क्या मानते हैं, एक लिंक मानते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट होंगे हम वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, है ना। ऑटोट्रॉफिक होंगे इसका मतलब क्या होता है, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ऐसे लिविंग बीइंग जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या ऑटोट्रॉफिक लिविंग बीइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट होंगे वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। अच्छा, हमने एक बात ये भी करी है कि ऑटोट्रॉफिक हो रहे, ज़्यादातर ऑटोट्रॉफिक हो रहे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ऑटोट्रॉफिक होंगे, क्योंकि इसके कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो हेटेरोट्रॉपिक्स प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मैक्सिमम ऑटोट्रॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये माइक्रोस्कोपिक होंगे। हमने पहले ही बात करी कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इसलिए ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और इनमें हम जो है वो क्या देखते हैं, इनमें कुछ ऐसे लिविंग बीइंग होंगे जिनमें क्या होंगी, लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे, कुछ में लोकोमोटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, फ्यूजन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पर जो है वो जाइगोट फॉर्मेशन भी इनमें देखा जाता है, ठीक है। जनरली जो है वो क्या होंगे, सिंगल सेल वॉल्ड होगी, है ना। ये इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा
और साथ ही साथ जो है वो क्या होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ में लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होंगे, कुछ में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोटिस्ट हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होंगे, बट कुछ में क्या होते हैं, प्रेजेंट भी होंगे। और जब लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, फ्लैजिला और सीलिया होंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रोटिस्ट के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स, दूसरे जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, तीसरे यूग्लिनॉइड्स हैं, चौथे स्लाइम मोल्ड्स हैं और पांचवे प्रोटोजोअन्स हैं। एक एक करके इनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो क्राइसोफाइट्स को देख लेते हैं। क्राइसोफाइट्स जो है वो सबसे सिंपल टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं। ये फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ठीक है, देखिए इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होंगे, जो क्राइसोफाइट्स होंगे वो पानी की धारा के साथ बहते हैं। ठीक है, इनमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो मोस्ट क्या होंगे, मोस्टली जो है वो फोटोसिंथेटिक होंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में हम डायटम्स को और हम गोल्डन एल्गी को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए डायटम्स की बात कर लें। डायटम्स की बात कर लें तो ये सबसे सिंपल टाइप के क्राइसोफाइट्स होते हैं। डायटम्स जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है ये 2 थिन सेल वॉल से बने हुए होते हैं। डायटम्स जो होंगे इनकी सेल वॉल 2 भागों में बटी हुई होती है और ये जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, वो सिलिकेटेड होती है या सिलिका का अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी शेल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। और क्योंकि ये क्या होते हैं, 2 सेल वॉल होती है तो एक दूसरे को ओवरलैप करके ये क्या करते हैं, सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, साबुनदानी जिसको बोलते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या होते हैं, ये ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। प्रोड्यूसर इसको हम जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे 10th में भी हमने एनवायरनमेंट वाला टॉपिक देखा था, तो वहां पे हमने देखा था कि किसी भी इकोसिस्टम के क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला ये होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें किसमें, केमिकल एनर्जी में। जो सोलर एनर्जी से क्या बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो ओशन के भी चीफ प्रोड्यूसर यही होते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए आपने पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ा होगा ये कि जितनी भी ऑक्सीजन हमको मिल रही है वो पूरी की पूरी पेड़ पौधों से नहीं मिल रही है, बल्कि इसका 50% हमको ओशन से भी मिल रहा है। एक्वेटिक जो लिविंग बींग्स होते हैं वहां से भी हमको जो है वो ऑक्सीजन मिलती है। जैसे हम एल्गी की बात कर लें, जैसे कि हम प्रोटिस्ट की बात कर लें, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो 50% हमारे ऑक्सीजन का हिस्सा ये भी बनाते हैं। ठीक है, हम क्राइसोफाइट्स को पढ़ रहे थे, तो ये सिलिकेटेड होते हैं और ये क्या होते हैं, ये जो है वो क्या होते हैं, ये ओशन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, डायटम्स की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए इनकी जो सेल वॉल होती है क्योंकि सिलिकेटेड होती है, सिलिका से बनी होती है, तो ये लाखों सालों तक, जब अगर मान लीजिए डायटम्स मर भी जाते हैं तो जो इनका शेल होता है वो लाखों सालों तक जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो इसलिए लाखों सालों तक वैसा का वैसा ही रहता है और ये एक जगह इकट्ठे होते चले जाते हैं और डायटम अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे डायटम्स जो है वो जब उनके ऐसा बोलना चाहिए अस्थि पंजर एक ही जगह इकट्ठे होते चले जाते हैं तो चट्टान जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डायटम अर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये जो डायटम अर्थ है या ये बोले हम डायटम्स के अस्थि पंजर है, इनका पॉलिशिंग बिजनेस में बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ इनको फिल्ट्रेशन के लिए भी जो है ऑयल फिल्ट्रेशन वगैरह, सिरप फिल्ट्रेशन वगैरह, वहां पर भी जो है वो इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर, डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये भी जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, मराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। डाइनोफ्लैजिलेट हमको
फ्रेश वाटर में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, ना के बराबर। ज़्यादातर हमको जो है वो क्या होते हैं, ये मराइन वाटर में ही देखने को मिलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इस तरह के जो है वो हमको दिखाई देते हैं। इनमें जिस तरह के पिगमेंट डोमिनेंट होंगे उस तरह के ये दिखाई देंगे। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या होता है इनकी सेल वॉल में, ठीक है, सेल्यूलोज प्लेट्स जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें डायनोफ्लैजिलेट्स की, तो इनमें बेसिकली जो है वो दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक जो है फ्लैजिला क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सली जो है वो अटैच होगा, और इन फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। देखिए अभी हम जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं, पर जब हमने डायटम्स की बात करी थी तो वहां पे हमने लोकोमोटरी ऑर्गन की बात नहीं करी थी। तो डायटम्स में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, जबकि डायनोफ्लैजिलेट में यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला के फॉर्म में। ठीक है, जब हम शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे प्रोटिस्ट का, तो हमने बताया था कि कुछ प्रोटिस्ट जो है वो क्या होते हैं, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और कुछ में एब्सेंट होंगे। तो दोनों ही जो है वो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल देके रखा है, ये जो है वो गैन्युलेक्स है। गैन्युलेक्स जो होता है ये रेड कलर का पिगमेंट इसमें डोमिनेट होता है। हम रेड सी की बात कर लें या कुछ और जगह की बात करें, रेड सी जो है आपको देखने में रेड मिलेगा, तो प्राइमरली जो है वो वहां पर डायनोफ्लैजिलेट ही प्रेजेंट होते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट ही प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। यहाँ पे एक नाम मैं और लूंगा, आपने नाम सुना होगा लोनार लेक, सुना है? नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है बुल्ढाना, और बुल्ढाना में एक क्रेटर लेक बना हुआ है। आपने ज्योग्राफी में क्रेटर लेक को पढ़ा होगा। ठीक है, तो बुल्ढाना में एक क्रेटर लेक है जिसको लोनार के नाम से जाना जाता है। पहले ऐसा बोलते हैं बहुत आज से हजारों साल पहले एक एस्टेरॉइड आया था और वहां पे गिर गया था, उसकी वजह से वो क्रेटर बना है, और फिर बहुत समय तक जो है वो क्रेटर भर गया और फिर उसमें जो है वो पानी भराने लग गया, तो अब वो इसलिए वो क्या कहलाती है, वो एक क्रेटर लेक कहलाती है। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि उसका पानी जो है वो पिंक पड़ते चले जा रहा है, उसका कारण भी ये डायनोफ्लैजिलेट ही है। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट जो है वो क्या कर रहा है, उसके पानी को रेड करते चले जा रहा है। रेड सी भी इसी का एग्जाम्पल है, तो ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, गोनियलेक्स। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, तो पानी को रेड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहे हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और रेड पिगमेंटेड है, तो इसीलिए जो है वो पानी क्या होने लगता है, रेड दिखने लगता है। कभी गूगल पे सर्च करिएगा रेड सी, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, उसका पानी भी इन्हीं की वजह से जो है वो हमको क्या होगा, रेड दिखाई देता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब ये डायनोफ्लैजिलेट्स मर जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक रेडिश टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ओशियन के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर जो है वो किस पे आ जा रहे हैं, अब हम यहां पर जो है वो इसकी तीसरी क्लास पे आ जा रहे हैं, दैट इज यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये जो है वो एक याद रखने वाली बात है, नीट में पूछा जा सकता है ऐसे कौन से प्रोटिस्ट हैं जिनकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इनमें कौन है ऐसे, तो यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होती है, पर कमाल की बात यह है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखिए प्लांट में या प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां सेल्यूलोज की बनी हुई एक सेल वॉल है यहां पर, और वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना, वहां पर जो है वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर प्लांट सेल की या दूसरे हम एल्गी वगैरह या दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म से हम इनको अगर डिफरेंशिएट करें तो यूग्लिनॉइड जो है इसमें सेल वॉल नहीं होती, फिर भी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या होगा, इसमें जो है वो सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल एब्सेंट होती है, जब उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है। इसके बारे में बात करें तो यूग्लिनॉइड्स में एक प्रोटीन की लेयर होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। नीट का बना हुआ क्वेश्चन है ये, पेलिकल, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स जो है उनमें एक प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जो है वो पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब यूग्लिनॉइड जो होता है वो बड़ा ही विचित्र किस्म का लिविंग बीइंग है। ये फोटोसिंथेसिस करता भी है और नहीं भी करता है। जब ये ऐसे एनवायरनमेंट में होगा जहां पे सनलाइट प्रेजेंट होगी वहां पे ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। पर जब ये ऐसे एनवायरनमेंट में होंगे जहां क्या होगा, जहां सनलाइट एब्सेंट होगी, तो वहां पर ये क्या होंगे, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं ये, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं वहां पर हेटेरोट्रॉप्स को क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। यूग्लिनॉइड में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जैसे कि अभी हमने डाइनोफ्लैजिलेट की बात करी, वहां पे क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। यूग्लिनॉइड में क्या होगा, एक ही फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल हम किसको देखेंगे, यूग्लिना, ठीक है। कभी कभी इनमें जो है वो क्या होंगे, 2 फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेलिकल को याद रखिएगा, अगर यहां से क्वेश्चन बना तो वो पेलिकल ही क्वेश्चन होगा और यूग्लिनॉइड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे चौथे क्लासिफिकेशन पे, दैट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है ये देखिए मोल्ड है, ये मोल्ड क्या होते हैं, फंगस होते हैं। देखिए 2 तरह के मोल्ड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि इसके जो है कुछ कैरेक्टर जो है वो प्रोटिस्ट से मिलते थे, तो इसलिए हमने इसको जो है वो क्या किया है, प्रोटिस्टा में रखा है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड, ठीक है। मोल्ड वर्ड यूज किया जाता है फंगस के लिए। यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट कहलाते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर फंगस जो है वो क्या कहलाते हैं, मोल्ड कहलाते हैं। और क्योंकि इनके कैरेक्टर जो है वो किस किस से मिलते जुलते थे, प्रोटिस्ट से मिलते जुलते थे, इसलिए इनको जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, ठीक है। देखिए ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। ये देखिए हमने बात की थी कि प्रोटिस्ट जो है वो क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पर कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। तो उसी का ये एग्जांपल है क्या, स्लाइम मोल्ड्स, जो क्या होते हैं, जो सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। अब सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइट का मतलब होता है ऐसे लिविंग बीइंग जो क्या कर रहे हैं, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, जो अपने फूड के ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये डेड और डिके मटेरियल से जो है वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को अपटेक करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स वगैरह जो है वो सड़ी गड़ी लकड़ियों पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, नम जगहों पे देखने को मिलेंगे, सड़ी गड़ी लकड़ियों के ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स जो होता है, जैसे कोई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, या हम किसी पेड़ के छोटे से टहनी की बात कर लें, मान लीजिए पेड़ की कोई छोटी सी टहनी है, तो वहां पर जब स्लाइम मोल्ड लगते हैं तो ये धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, ये धीरे धीरे जो है वो क्या है, जर्मिनेट होना चालू करते हैं और फिर फ्रूट बॉडी बनाना चालू करते हैं, ठीक है। इनकी फ्रूट बॉडी में इनके जो है वो छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये फटते हैं तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए जब ये क्या करते हैं, फ्रूट बॉडी बनाते हैं, तो इस तरह का जो है वो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इनकी फ्रूट बॉडी के अंदर ही छोटे छोटे से जो है वो स्पोर्स बन रहे होते हैं। जब ये फट जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, ये पानी के साथ या हवा के साथ बह के दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पर फिर जर्मिनेट होने का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है। और इनके इस जाल को प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। ये भी जो है वो पूछा जा सकता है। ये क्या होते हैं, अंडर सूटेबल कंडीशन जो है वो क्या होते हैं, पहले जर्मिनेट होते हैं और एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। नाम याद रहेगा। चलिए अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं किस पर,
देखिए हम इसके जो है वो एक रिप्रोडक्शन की भी बात कर लें। जब क्या होता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो फ्रूट बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पर जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो फिर क्या हो जाते हैं, ये फ्रूट बॉडी जो फट जाती है और फटने के बाद जो है वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। और फिर वहां पर जो है फ्रूट बॉडी, देखिए फ्रूट बॉडी जो है वो क्या होती है, मियोसिस करती है और क्या बनाती है, हैप्लॉइड स्पोर बनाती है, ठीक है। और ये स्पोर जो है वो फिर क्या करते हैं, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और फिर जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और फिर ये जो है वो क्या होते हैं, ये जो है वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं। तो मतलब और प्लाज्मोडियम फिर आगे जाके जो है वो फिर फ्रूट बॉडी बना लेता है, ठीक है। तो फ्रूट बॉडी बेसिकली क्या है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में, मान लीजिए बहुत ड्राई कंडीशन है या ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फंगस जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकती, तो वहां पर ये धीरे धीरे क्या है, जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और अंदर ही अंदर जो है वो क्या करते रहते हैं, मियोसिस डिवीजन करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बाद में जो है वो क्या होती है, फ्रूट बॉडी फट जाती है और फिर स्पोर्स जो है वो हवा के साथ, पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर वहां पर जो स्पोर क्या होंगे, आपस में जब फ्यूज होंगे वो गैमेट बन जाते हैं, वो जो स्पोर्स है वो गैमेट है इसके, और ये गैमेट्स जो है आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट बनाएंगे तो क्या हो रहा है, अब जो है वो ऐसी जगह पे है जहां पर क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, तो वहां पर ये क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। क्लियर है? चलिए, और अब किंगडम प्रोटिस्टा का आखिरी क्लासिफिकेशन, दैट इज प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ से हम बहुत पहले से ही नोन है, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये हम बचपन से ही क्लास 5th और 6th से पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इसमें हम जो है वो कुछ किसकी बात कर रहे हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं और कुछ जो है पैरासाइट भी होते हैं। जैसे हम अमीबा की बात कर लें तो वो क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू अपने शिकार को अंदर लेता है, इसीलिए वो क्या हो गया, वो प्रेडेटर हो गया। पैरासाइट का यहाँ पे मैं एक नाम लूंगा, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम सुना है आपने? चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए, जो प्रोटोजोअन है उनको फिर हमने, अब इसके बारे में बात करेंगे हम, जो प्रोटोजोअन्स है उनको हमने जो है वो क्या किया है, 4 भागों में क्लासिफाई किया हुआ है, दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, सीलिएटेड प्रोटोजोअन और स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोअन, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो अमीबॉइड प्रोटोजोअन की बात कर लेते हैं। जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है, जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन है ये बेसिकली जो है वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, सी वाटर में देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ जो है मॉइस्ट सॉइल में भी ये देखने को मिलेंगे। इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या करता है, अपने फॉल्स फीट या सूडोपोडिया के थ्रू जो है वो किसी शिकार के चारों तरफ क्या करता है, एक कवरिंग बनाता है और फिर उसको जो है वो क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है। इसकी जो मराइन अमीबा देखे जाते हैं, उनकी सरफेस जो है, उनकी जो सेल वॉल जो है उसमें क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होती है, तो ये क्या होते हैं, सिलिका का सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ठीक है। अगर आप एंट अमीबा को देखेंगे तो उसकी जो सेल वॉल होगी वो सिलिकेटेड होगी, ठीक है, क्लियर है। और ये हमारा नॉर्मल अमीबा, ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू जो है वो क्या करता है, शिकार करने का काम करता है, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल डायग्राम है, इस तरह से दिखाई देता है, क्लियर है। चलिए डी पे आ गए। चलिए दूसरा जो प्रोटोजोअन है वो सीलिएटेड प्रोटोजोअन है, दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम आप बचपन से देखते आ रहे हैं, चप्पल जैसा दिखाई देता है और उसके चारों तरफ जो है वो ढेर सारे क्या होते हैं, सीलिया दिखाई देते हैं। ये सीलिया उसको लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और अपने शिकार को उसकी जो ओवल कैविटी है, जो बक्कल कैविटी है, वहां तक पहुंचाने का काम भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो इसको देख लेते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ को देख लेते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल है, दैट इज ट्रिपनोसोमा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा जो है वो
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है। इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ट्रिपेनोसोमा से एक डिजीज होती है जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। एक फ्लाई होती है दैट इज सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी बोलते हैं इसको। इसमें ट्रिपेनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, इसकी वजह से हमको स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोता है आदमी इसमें। ठीक है, और चौथे टाइप का जो हमारा प्रोटोजोअन है दैट इज स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोआ। स्पोरोजोअन देखो अब इसके नाम से ही जैसे कि क्लियर है कि ये क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें भी हमने जो है वो क्या देखा है, स्पोर लाइक स्टेज देखी गई है। अमीबा के हम जो है वो मलेरिया के प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। एक अंग्रेज थे, उनका नाम था रोनाल्ड रॉस, सर रोनाल्ड रॉस। इनके फादर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और उनकी पोस्टिंग बॉम्बे में थी। तो बॉम्बे में जब आए तो वहाँ पे उनको एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम जो है रोनाल्ड रखा गया है ना, और क्योंकि वो अपना सरनेम रॉस लगाते तो रोनाल्ड रॉस हो गए। अपनी अर्ली स्टडी उन्होंने बॉम्बे में रह के ही पूरी की, उसके बाद पढ़ने के लिए जो है वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ से जब पढ़ाई पूरी करके आए तो बॉम्बे में ही उन्होंने अपनी रिसर्च चालू की और वहीं पर उन्होंने जो है वो मलेरिया के पैरासाइट को डिस्कवर किया और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को दो भागों में कंप्लीट करता है। एक जो है वो फीमेल एनाफिलिस के सलाइवा में पूरी करेगा और दूसरा जो है वो ह्यूमन आरबीसी के अंदर अपनी आधी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। ठीक है, और ये अपनी लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो क्या होता है, इस तरह से जो है वो रिंग स्टेज, स्पोरोजोइड स्टेज और गैमेटोसाइड स्टेज जो है वो शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या हुआ, प्रोटोजोअन पूरा हो गया और साथ में हमारा किंगडम प्रोटिस्टा भी पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं।